हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में अमालगमेशन का वेंडर कंपनी का यानी जो कंपनी सेल हो रही है उसके बुक में एंट्रीज एक्सप्लेन करके और उसके बाद मैंने तुम लोगों को सम सॉल्व करके दिखाया था। अब आज मैं तुम लोगों को परचेजिंग कंपनी के बुक में क्या क्या एंट्रीज बनती है और एंड में बैलेंस शीट बनती है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, जो परचेजिंग कंपनी होती है वो वेंडर कंपनी के यानी सेलिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है। इसी को अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑलमोस्ट सारे एंट्रीज सेम होते हैं, बस खाली इतना है कि अमालगमेशन में दो कंपनी ज्वाइंट होके एक न्यू कंपनी खड़ी होती है जिसे ए लिमिटेड, और बी लिमिटेड ज्वाइंट होके ए बी लिमिटेड नाम से नई कंपनी खड़ी होती है। एब्जॉर्प्शन में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लेती है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ए लिमिटेड ही खुद अपना सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन करती है, यानी वापस से अपना पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करती है। तो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं कि अमालगमेशन का अगर सम आता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें वेंडर कंपनी के बुक में जर्नल या लेजर पूछा जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। ए एंड बी दोनों अमालगमेट हो गए, वेदर ए के कंपनी ए के बुक में तुम्हें जनरल एंट्री या लेजर अकाउंट पूछेगा या बी की बुक में तुम्हें जनरल एंट्री या लेजर अकाउंट पूछेगा। बट मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं थर्ड ईयर बैफ वालों को भी, और जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है या थर्ड ईयर जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है परचेजिंग कंपनी के बुक में ओनली लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। या तो जर्नल एंट्री पूछी जाती है या तो उसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है न्यू कंपनी की। आफ्टर जब वो ओल्ड कंपनी को परचेज कर लेती है न्यू कंपनी, तो अब दोनों को ऐड करके नई बैलेंस शीट बनती है। अब देखिए, इसमें जर्नल एंट्री जो बनाई जाती है वो क्या क्या जर्नल एंट्री बनाई जाती है परचेजिंग कंपनी के बुक में। यानी सपोज ए लिमिटेड कोई एक कंपनी है और बी लिमिटेड कोई एक कंपनी है और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी बी लिमिटेड को परचेज कर रही है। तो अब ए लिमिटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनाएगी उसको प्लीज ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले एंट्री बनती है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस की। यानी ए लिमिटेड जब बिजनेस को परचेज करती है तो ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड जब ए लिमिटेड कोई कंपनी और बी लिमिटेड को परचेज कर रही है, तो ए लिमिटेड जब परचेज करती है तो सबसे पहले बिजनेस परचेज करने की एंट्री बनाती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब वो किसको परचेज कर रही है? बी लिमिटेड को। यानी बी लिमिटेड गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। इस रूल के हिसाब से बी लिमिटेड क्रेडिट होगा, बट उसके लिए पूरा सेंटेंस लिखा जाता है टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट। तो पहली एंट्री बनाई जाती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट। ये पहली एंट्री बनाई जाती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड अकाउंट। ये बिजनेस परचेज करने की एंट्री बनाई जाती है। सेकेंड काम क्या करती है? ए लिमिटेड जो है ना वो बी लिमिटेड के सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करती है, यानी ले लेती है। तो देखो, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके परचेज कंसीडरेशन आता है। जितने एसेट लेती है और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी किया जाता है तो जो अमाउंट आता है वो परचेज कंसीडरेशन होता है। तो जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करने के बाद असेट एंड लाइबिलिटीज लेती है तो उसके लिए ये एंट्री बनाई जाती है। देखो, असेट आ रहा है तो असेट रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन असेट अकाउंट डेबिट टू
लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है टू जो पीसी का अमाउंट होता है उस पीसी के अमाउंट से हमें बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी समझ लो 1 लाख का असेट ले रही है और 80,000 का लाइबिलिटी ले रही है, और सॉरी 20,000 का लाइबिलिटी ले रही है। 1 लाख का असेट ले रही है, 20,000 की लाइबिलिटीज ले रही है, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन आएगा 80,000। तो 80,000 परचेज कंसिडरेशन, 20,000 की लाइबिलिटी और 1 लाख का असेट। तो हम ऐसे एंट्री बनाएंगे परचेजिंग कंपनी के बुक में, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ये असेट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लाइबिलिटीज अकाउंट 20,000 टू बिजनेस परचेज अकाउंट 80,000। ये असेट एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने वाली एंट्री बनती है। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री, उनके पैसे को डिस्चार्ज किया जाता है। यानी परचेजिंग कंपनी क्या करती है, जब उसने वेंडर कंपनी यानी सेलिंग कंपनी से सारे असेट एंड लाइबिलिटीज को परचेज कर लिया है, तो अब ऑब्वियसली उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो पेमेंट की शक्ल में वो क्या देती है, आइदर अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल देती है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देती है, या कैश पेमेंट देती है। जो भी पेमेंट जिस भी प्रोसीजर से कर रही है, यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को यानी सेलिंग कंपनी के जिस कंपनी को परचेज कर रही है उस कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रही है, तो उसके बदले में उसको जो पेमेंट दिया जा रहा है वो शेयर भी दिया जा सकता है, इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी, या कैश भी। तो अगर इक्विटी शेयर दिया जाता है तो परचेजिंग कंपनी के पास से इक्विटी शेयर जाता है और वो क्रेडिट होता है। प्रेफरेंस शेयर दे रही है तो प्रेफरेंस शेयर जाता है परचेजिंग कंपनी के पास से, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होता है। कैश देती है अगर, तो कैश परचेजिंग कंपनी के पास से जाता है, क्रेडिट होता है। अब जाता किसके पास है, वेंडर कंपनी के पास। यानी वेंडर कंपनी को जो चलाने वाले लिक्विडेटर्स होते हैं उनके पास वो पेमेंट जाता है। तो हमें एंट्री ये बनाई जाती है, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, यानी बी को परचेज कर रही है ना ये, तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी शेयर क्रेडिट होगा, प्रेफरेंस शेयर दिया है तो टू प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होगा, कैश दिया है तो टू कैश क्रेडिट होगा, तीनों थोड़ा थोड़ा पार्ट में दिया है तो तीनों क्रेडिट होगा। तो ये परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की 3 एंट्री, बिजनेस परचेज करने की, असेट लायबिलिटीज टेक ओवर करने की, और परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की। यह 3 एंट्री तो हमें हर एक टाइप के सम में बनानी पड़ती है। अब इसके बाद है ना, अगर आप लोगों को इस तरह से दिया रहेगा किसी सम में, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया रहेगा सम में, अगर इस तरह से दिया होगा, पुरानी जैसे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड को, जो मैंने बताया, ए लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रही है बी लिमिटेड को, ओके। यानी बी लिमिटेड के पास 40,000 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, ओके। और यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा है 2 रिजर्व है, एक एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है और दूसरा अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व है 20,000। बी लिमिटेड के पास 40 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है और 20 का अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व है 20,000 का, यानी 60,000 का रिजर्व है। और उसको इस तरह से एडजस्टमेंट में लिखा है कि हाँ, इस तरह से लिखा रहे या ना लिखा रहे कि मेंटेन रखना है हमको। अगर नहीं भी लिखा रहेगा, इस सब में नहीं लिखा है, किसी सब में लिखा रहेगा कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये वगैरह मेंटेन रखना है। तो अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमको एक एंट्री बनानी पड़ती है। हमारा कौन कौन सा रिजर्व मेंटेन रखना है, एक तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 40,000 का मेंटेन रखना है, अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व 20,000 का मेंटेन रखना है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 40,000 क्रेडिट लिख दिया जाएगा परचेजिंग कंपनी के बुक में,
और 20,000 का अदर स्टेचुटरी रिजर्व क्रेडिट लिख दिया जाएगा। तो हमें एंट्री ये बनानी पड़ती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट 40,000 टू अदर स्टेचुटरी रिजर्व अकाउंट 20,000। ये तो हमें अगर अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को मेंटेन रखा गया है, मतलब वो सब में आपको अगर दिया रहेगा कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है या अदर स्टेचुटरी रिजर्व है, तो उसको मेंटेन रखना ही पड़ता है। तो उसके लिए ये एंट्री बनाई जाती है। यानी कितनी एंट्री हुई, 1 2 3 4। और उसके बाद 5 नंबर एंट्री, अगर डिबेंचर को डिस्चार्ज किया जाता है तो डिबेंचर को डिस्चार्ज करने के टाइम पे कभी कभी इस तरह से देता है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट सेम रखना है। तो कितना डिबेंचर दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले सब में देखिए, इसके पास 2,40,000 का डिबेंचर था बी लिमिटेड के पास, और यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है कि ए लिमिटेड टेक ओवर डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड एट बुक वैल्यू आफ्टर एब्जॉर्प्शन 10% डिबेंचर जो है वो 10% इंटरेस्ट पहले था उसका, यानी ए लिमिटेड का जो डिबेंचर था उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, बट अभी वो इंटरेस्ट रेट 10% से चेंज होके 15% हो गया। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग इस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझो कि पहले उसका बी लिमिटेड को परचेज कर रही है ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है, और बी लिमिटेड के पास 2,40,000 का डिबेंचर था, लेकिन इंटरेस्ट रेट पहले वाले का बी लिमिटेड का 10% था पहले डिबेंचर का, अब वो चेंज होके 15% हो गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो डिबेंचर का अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, समझो। तो जैसे अभी 2,40,000 का डिबेंचर था, पहले 10% इंटरेस्ट था, तो अभी वो 15% हो गया। तो 2,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट आ जाएगा। पुराना डिबेंचर 10% कैंसिल हो जाएगा, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू 15% डिबेंचर होगा तो डिबेंचर का अमाउंट कम हो जाएगा। 2,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 80,000 रुपीज़। ओके, अब ये चौथी एंट्री आप लोगों की डिबेंचर की हुई। अब उसके बाद डिबेंचर होल्डर को अगर पेमेंट देने को कहा है तो पेमेंट दे देना है, अदरवाइज इनको नया डिबेंचर देना है 10 की जगह 15% रेट का, तो 15% डिबेंचर देने की एंट्री आपको करनी है। उसके बाद आपको अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगा हुआ है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा एक एक्सपेंसेस है जिसको परचेजिंग कंपनी कैश देती है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ये एंट्री की जाती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इस रूल के हिसाब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ये एंट्री की जाती है। उसके बाद एंड में कैपिटल रिजर्व और गुडविल को जो है आपस में ये सेट ऑफ किया जाता है। इट वॉज डिसाइडेड बाई क्रेडिट डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड टू सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व म्यूचुअली। मतलब अगर हमारा कैपिटल रिजर्व का कुछ अमाउंट आया है जनरल एंट्री करते समय, तो उसको गुडविल के साथ म्यूचुअली सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे डिबेंचर देते समय हमें 80,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व आया था, तो वो कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट लिखे थे, अब उसको डेबिट लिख के टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिख के 80,000 को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ये इतनी एंट्री मैक्सिमम बनाई जाती है। अब ये मैं एंट्री आप लोगों को आज बताया हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका सम शुरू करूँगा, और आप लोग ध्यान से कीजिए। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो अभी कुछ घबराइए मत, आप लोगों का एग्ज़ाम है ये सबको पता है, बट फिर भी घबराइए मत, अभी भी लास्ट बॉल पे 6 लग सकता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।